के साथ ही उस ओल्ड मास्टर की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आना शुरू हो चुके थे, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे खुश होते हुए बाइटियन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे अपनी फैमिली के एक एंशिएंट स्क्रॉल दे देता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन उनकी फैमिली से ही होते हुए आ रहा था। वहीं जैसे ही बाइटियन वहाँ पे उस स्क्रॉल को चेक करता है तो बाइटियन भी खुश होते हुए कहता है ये तो टियानशुई स्क्रॉल है, जिसके बारे में खुद वो ओल्ड मैन भी कुछ नहीं जानता था। इसलिए वो ओल्ड मैन वहाँ पे इन बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से वहाँ पे बाइटियन को अलविदा कहते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो चुका था, क्योंकि उस पिल को खाने के बाद आज की रात उस ओल्ड मैन के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली थी। वहीं उस ओल्ड मैन के जाते ही मिस मिया आगे बढ़कर वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये टियानशुई क्या है, जिस पे बाइटियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे बताता है तुम जानती ही हो कि मैं पिछले कुछ समय से एक आइस थंडरस्टोन को ढूंढ रहा था, जो कि मुझे अभी तक भी नहीं मिल पाया, लेकिन ये टियानशुई स्क्रॉल भी एक्सट्रीम लेवल की आइस पावर को जनरेट कर सकता है, जिसका मतलब है कि अब हम लोग स्काई बर्निंग फायर को हासिल करने के लिए एंशिएंट माउंटेन्स में जा सकते हैं। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे खुश होते हुए सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, जो देखकर मिस मिया भी एक बार फिर से उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाइटियन ने अपने रूम के ऊपर सील लगा रखी थी, जिसके चलते बेचारी मिस मिया वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन के रूम के अंदर नहीं जा पाती, जो देखकर तो मिस मिया को वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन किन फैमिली से अपना फेवर लेने के लिए सुबह सुबह ही मिस मिया के साथ किन फैमिली में पहुंच चुका था, जहाँ पे केंटियान उन दोनों का स्वागत करता है और केंटियान उन दोनों को लेते हुए अपनी फैमिली के अंदर आ चुका था, जहाँ पे किन फैमिली के हाल के अंदर ही बाइटियन की नजर एक जेट स्पिरिट फायर के ऊपर पड़ती है, जो कि बिल्कुल वहाँ पे एक स्पिरिचुअल पुल की तरह दिखाई दे रहे थे। बाइटियन को वहाँ पे उसे देखते हुए पाकर केंटियन उसे वहाँ पे जेट स्पिरिट फायर के बारे में बताते हुए कहता है कि ये हमारी किन फैमिली का एक बहुत ही ज्यादा खास टायर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल वेंस को अवेकन किया जाता है। जो सुनकर बाइटियन वहाँ पे अपने मन में कहता है वाकई मानना पड़ेगा, इस किन फैमिली के पास तो बहुत ही ज्यादा खास टायर्स मौजूद है। खैर उसके बाद किंगटियन वहाँ पे उन दोनों को अपनी किन फैमिली के लेडी मास्टर के पास ले आता है, और वो ओल्ड लेडी मास्टर भी वहाँ पे बाइटियन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि कल बाइटियन ने उनकी बात मानते हुए उनकी इज्जत को जो बचा लिया था। लेकिन वो ओल्ड लेडी मास्टर वहाँ पे बाइटियन की एबिलिटीज को चेक करने के लिए अपने पास से पिल्स के एक बॉक्स को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे चैलेंज करते हुए कहती है कि इस स्पिरिट बॉक्स के अंदर हमारी किन फैमिली की सभी हाई लेवल की पिल्स मौजूद है, जिन्हें तो मेरे फाइन करते हुए अपनी बॉडी के अंदर फुल पोटेंशियल के साथ कंडेंस करना होगा। एक पिल को तो कोई भी ले सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खास बात होती है उसे अपनी फुल पावर के साथ कंडेंस कर पाना। पर उससे भी पहले मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा कंपटीशन लड़ना चाहती हूँ, और अगर तुमने मुझे उस कंपटीशन के अंदर हरा दिया तो मैं अपना ये पिल्स वाला पूरा बॉक्स ही तुम्हारे हवाले कर दूंगी। पर अगर तुम हार जाते हो तो इनमें से तुम्हें एक भी पिल नहीं मिलने वाली। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ऑलरेडी मास्टर से कहता है कि मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो इस पिल्स के बॉक्स के साथ साथ आपको अपने गार्डन हॉल में रखा हुआ वो जेट स्पिरिट फायर भी मुझे देना होगा। बाइटियन की ये बात सुनकर वो ऑलरेडी मास्टर वहाँ पे बाइटियन से कहती है बच्चे तुम खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहे हो, पर तुम्हें ये जानकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा, पर आज तक कोई भी उस जेट स्पिरिट फायर को कंट्रोल नहीं कर पाया। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे उस ऑलरेडी मास्टर से कहता है कि वो मेरा मसला है, आप बस ये बताइए कि आप तैयार हैं या नहीं। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी मास्टर भी वहाँ पे खुद सोचते हुए बाइटियन की शर्त को मान लेती है, जिसके बाद वो दोनों ही आपस में फाइट करने के लिए अपनी किन फैमिली की बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे मिस मिया को तो बाइटियन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे ऑलरेडी मास्टर की पास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अगर ऑलरेडी मास्टर ने अपना इतना सब कुछ दांव पे लगा दिया था तो इसका मतलब था कि वो ऑलरेडी मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी, और इस बात का अंदाजा कहीं न कहीं बाइटियन को भी था। इसलिए वो बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही लिंगार को वहाँ पे अपने साथ मैच कर लेता है, जिसके चलते ना सिर्फ बाइटियन के विंग्स वहाँ पे बाहर आ चुके थे, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बाइटियन के फेस के ऊपर हेमली पैटर्न्स भी बन चुके थे, जो कि बाइटियन को वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे। जो देखकर तो वो ऑलरेडी मास्टर भी बाइटियन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है कि अब मेरी बारी। और ये कहते हुए उस ऑलरेडी मास्टर ने भी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को बना लिया था, और इसी के साथ वहाँ पे उन दोनों के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे एक दूसरे के साथ टकराने लगे थे। और बाइटियन को वहाँ पे इस तरह से अपनी लेडी मास्टर को टक्कर देते हुए देखकर तो किन फैमिली के लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, और अचानक से ही वो दोनों वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड के सबसे पावरफुल हमलों को क्रिएट करते हुए वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगे थे, जिसका इम्पैक्ट वहाँ पे पूरे बैटल अरीना के ऊपर पड़ा रहा था। इवन बेचारे किन फैमिली के डिसेबल्स के लिए तो वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था, जबकि बाइटियन और उस लेडी मास्टर की पावर बिल्कुल एक ही लेवल पे थी। इसलिए उन दोनों के हमले आपस में टकराते साथ ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हालांकि उस लेडी मास्टर ने वहाँ पे बाइटियन को हराने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था, पर बाइटियन वहाँ पे उसके हर एक हमले को बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था, और ये बात वहाँ पे उस लेडी मास्टर को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। इसलिए वो ओल्ड लेडी मास्टर वहाँ पे गुस्से से अपनी पाम टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा
खतरनाक हमला कर देती है, जिसके लिए बाइटियन भी वहाँ पे पूरी तरह से रेडी था। वो भी अपनी जायंट एप स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए उल्टा वहाँ पे उस लेडी मास्टर के पाम के ऊपर अटैक करते हुए उसे ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि उस लेडी मास्टर के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। और बेचारी वो लेडी मास्टर वहाँ पे कुछ समय पाती, उससे पहले ही बाइटियन उसे लेकर अपने स्पिरिचुअल सोल सी रियलम के अंदर आ चुका था। जो देखकर तो सोल लेडी मास्टर को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। और अपने स्पिरिचुअल सोल सी रियलम के अंदर बाइटियन वहाँ पे काफी हद तक उस लेडी मास्टर के ऊपर भारी पड़ रहा था, जबकि रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडीज वहाँ पे फ्रीज हो चुकी थी, जो देखकर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों इस तरह से फ्रीज क्यों हो गए हैं। और अगर ये फ्रीज हो गए हैं तो उसके बावजूद भी इनकी बॉडी से इतना ज्यादा खतरनाक औरा कहां से निकल रहा है। और इसी बीच हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे अपनी हेवनली थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट पाम की मदद से वहाँ पे उस ओल्ड लेडी मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो ओल्ड लेडी मास्टर वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन इस सब का वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हो पाता। और बाइटियन के उस खतरनाक अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वो ओल्ड लेडी मास्टर वहाँ से उड़ते हुए काफी दूर जा गिरती है, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियन उस ओल्ड लेडी मास्टर के ऊपर भारी पड़ रहा है। इसलिए वो ओल्ड लेडी मास्टर भी वहाँ पे गुस्से के साथ अपनी ब्लड लाइन इनहेरिटेंस को एक्टिवेट करते हुए एक और फॉर्मेशन को बना लेती है, जिसके चलते वहाँ पे एक ही झटके के साथ उसके पास वहाँ पे पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। और देखते ही देखते उस ओल्ड लेडी मास्टर ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए बाइटियन भी वहाँ पे अपनी जायंट किलिंग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन कर लेता है। और एक बार फिर से वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, जिसके चलते तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। और इस ब्लास्ट के साथ ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि सभी डिसेबल्स खुद ब खुद ही अपनी जगह से खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। इवन वो खुद ओल्ड लेडी मास्टर भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे जा गिरती है, जबकि बाइटियन तो वहाँ पे अपनी जगह पे अभी तक भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था, जो देखकर तो किन फैमिली के एल्डर के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो जाती हैं। वो लोग ये तो जानते थे कि बाइटियन की अल्केमी स्किल्स बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं, लेकिन ये तो उन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था कि बाइटियन एक इतना ज्यादा पावरफुल फाइटिंग मास्टर भी निकलेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन के उस खतरनाक अटैक के बाद उस ओल्ड लेडी मास्टर की हालत वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। इवन वो तो वहाँ पे गिरकर ऑलमोस्ट बेहोशी होने वाली थी, पर बाइटियन वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभालते हुए एक हीलिंग पिल खिला देता है, जिसके चलते वो ओल्ड लेडी मास्टर दोबारा वहाँ पे धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। इवन एल्डरकिन और उसकी वाइफ भी वहाँ पे भागते हुए ओल्ड लेडी मास्टर के पास आ जाते हैं, जो देखकर बाइटियन उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए बताता है कि अभी अभी मैंने जो आपको पिल खिलाई है ये ना सिर्फ आपकी सभी इंजरीज को ठीक कर देगी, बल्कि आपकी सारी स्पिरिचुअल पावर को भी रिकवर करने में आपकी मदद करेगी। और थोड़ी ही देर में आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपको कुछ हुआ ही नहीं था। बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड लेडी मास्टर भी वहाँ पे बाइटियन का शुक्रिया अदा करती है, और उसी के साथ साथ अब उसे वहाँ पे बाइटियन के साथ फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। लेकिन ये सब सोचते सोचते ही अचानक ही हम देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी मास्टर के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, और वो बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, जिसपे बाइटियन हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अब उस ओल्ड लेडी मास्टर के इस सवाल ने वहाँ पे बाइटियन के साथ साथ सभी को कंफ्यूज कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उन लोगों को अब लगने वाला था, क्योंकि जैसे ही उस ओल्ड लेडी मास्टर को वहाँ पे पता चलता है कि बाइटियन की अभी तक शादी नहीं हुई, तो वो सामने से ही बाइटियन को अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज कर देती है। अब उस ओल्ड लेडी मास्टर की ये बात सुनकर तो वहाँ पे चारों तरफ खामोशी छा जाती है। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, क्योंकि बेचारे उन सभी लोगों को वहाँ पे झटका इतना ज्यादा बड़ा लगा था। जबकि बाइटियन भी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए उस ओल्ड लेडी मास्टर से कहता है ये आप क्या कह रही है, आप तो मेरी सीनियर हैं, तो फिर भला मैं आपके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उस बुढ़िया का तो दिमाग ही वहाँ पे खराब हो चुका था। वो बाइटियन को वहाँ पे समझाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट का नंबर 1 अल्केमी मास्टर बना दूंगी, बल्कि उसी के साथ साथ पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर तुम्हारे जैसा मार्शल आर्ट कल्टिवेटर भी कोई नहीं होगा। बस प्लीज तुम मेरे साथ शादी कर लो। अब उस बुढ़िया की ये बात सुनकर तो बाइटियन वहाँ पे डर के मारे पीछे हटने लगा था, जो देखकर तो मिस मिया को भी वहाँ पे हंसी आ जाती है। लेकिन मिस मिया को देखते ही अचानक ही बाइटियन को भी वहाँ पे एक आइडिया आता है, और वो जल्दी से मिस मिया का हाथ पकड़कर वहाँ पे उस ओल्ड लेडी मास्टर को समझाते हुए कहता है कि असल में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कुछ दिनों बाद हम दोनों आपस में शादी भी करने वाले हैं। अब ये था खुद मिस मिया के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका, लेकिन वो बुढ़िया तो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। वो जल्दी से आगे बढ़कर मिस मिया के हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तो क्या तुम अपनी इस बड़ी बहन के लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकती। लेकिन बाइटियन वहाँ पे उसके कान में कहता है कि नहीं नहीं, इसकी बातों में मत आना, जल्दी से इस मैटर को सॉल्व करो। अब बाइटियन की यह बात सुनकर मिस मिया भी अचानक ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए उस बुढ़िया से कहती है आखिर तुम हो कौन जो मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी दूं। बाइटियन और मैं दोनों बहुत ही पहले फैसला ले चुके थे कि फ्यूचर में हम दोनों शादी करेंगे, इसलिए तुम तो क्या मैं किसी को भी अपने बीच नहीं आने दूंगी, और कम से कम तुम अपनी उम्र का तो लिहाज करो, ये तुम्हारी उम्र है किसी को प्रपोज करने की। और ये कहकर मिस मिया वहाँ पे गुस्से से बाइटियन का हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगती है, जिनको वहाँ से जाते हुए देखकर बेचारी उस बुढ़िया का दिल ही वहाँ पे टूट जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस मिया तो वहाँ पे
पे बाइटियन का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसे जा रही थी, क्योंकि ऐसा अनोखा प्रपोजल तो शायद ही आज तक किसी को मिला होगा। अब ये देखकर बाइटियन को वहाँ पे मिस मिया के ऊपर भी गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम भी उस बुढ़िया के साथ बाहर में जाओ। और ये कहते हुए बाइटियन वहाँ पे किन फैमिली के गार्डन हॉल में आ जाता है, जहाँ पे वही जेट स्पिरिट फायर मौजूद थी। जहाँ पे आते साथ ही बाइटियन वहाँ पे लिंगार को आदेश देते हुए कहता है कि इस जेट स्पिरिट फायर के अंदर मौजूद जितनी भी पावर है वो सारी की सारी ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि ये एंशिएंट माउंटेन्स के अंदर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा वहाँ पे उसी फाउंटेन के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर से वो जेट स्पिरिट फायर रिलीज हो रही थी। और जैसे ही लिंगार वहाँ पे उस फाउंटेन के अंदर आती है तो लिंगार को वहाँ पे उस जेट स्पिरिट फायर का कोर दिखाई देता है, जिसे देखते ही लिंगार उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश शुरू कर देती है। लेकिन वो कोर थी कि वहाँ पे लिंगार के हाथों में आने का नाम ही नहीं ले रही थी, और एक तरह से वहाँ पे उन दोनों के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल वाली फाइट छिड़ चुकी थी, जिसका सीधा सीधा असर फाउंटेन्स के बाहर दिखाई दे रहा था। अब ये देखकर बाइटियन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही लिंगार अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस फाउंटेन की कोर को वहाँ पे अपने अंदर ही संभाल लेती है, और उसे वहाँ पे पूरी तरीके से अपने साथ मर्ज करने के बाद वो वहाँ पे बाहर आते हुए वापस बाइटियन के पास आ जाती है। जो देखा तो बाइटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुका था, और इसी बीच वो बुढ़िया वहाँ पे एक बार फिर से आ जाती है, जो कि वहाँ पे बाइटियन को इतनी आसानी के साथ उस फाउंटेन की कोर को हासिल करते हुए देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ पे बाइटियन के पास आकर दोबारा उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, बाइटियन तुम्हारा टैलेंट तो वाकई काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आज तक हमारी किन फैमिली के अंदर कोई भी इस फाउंटेन की कोर को बाहर नहीं निकाल पाया। तुम ऐसा करने वाले पहले पर्सन बन चुके हो। काश तुम मेरी किन फैमिली का ही एक हिस्सा होते। और ये कहकर वो बुढ़िया इनडायरेक्ट वे में ही बाइटियन को दोबारा उसके साथ शादी करने के लिए कह रही थी, जो देखकर बाइटियन भी उस बुढ़िया से बचने के लिए एक बार फिर से मिस मिया को आगे कर देता है। जो देखकर मिस मिया भी वहाँ पे उससे कहती है वो पिल्स वाला बॉक्स कहाँ है जो अपने छत के ऊपर लगाया था। और मिस मिया की ये बात सुनकर वो ओल्ड लेडी मास्टर भी वहाँ पे चुपचाप उस पिल्स के बॉक्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे उनके हवाले कर देती है। जिसके बाद तो वो दोनों वहाँ पे एक ही पल में रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन वो बुढ़िया भी इतनी आसानी से बाइटियन को कहाँ जाने देने वाली थी। वो पीछे से ही बाइटियन का हाथ पकड़कर उसके साथ चिपकते हुए कहती है, बाइटियन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। असल में मैं पिछले काफी दिनों से एक पिल को रिफाइन नहीं कर पा रही, तो क्या प्लीज तुम मेरे लिए उस पिल को रिफाइन कर सकते हो। बस 1-2 दिनों की ही तो बात है, उसके बाद तुम आराम से यहाँ से चले जाना। जिसपे बाइटियन वहाँ पे अपनी जान छुड़ाते हुए कहता है कि उसके लिए 2 दिन की क्या जरूरत है, मैं अभी के अभी उस पिल को रिफाइन कर देता हूँ। और ये कहकर बाइटियन उसे हब्स को बाहर निकालने के लिए कहता है, जिसपे वो बुढ़िया भी चुपचाप उन हब्स को बाहर निकाल लेती है। और जैसे ही बाइटियन उन हब्स को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो बुढ़िया वहाँ पे बाइटियन का हाथ ही पकड़ लेती है। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से घबराते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरी शादी मिया के साथ होने वाली है, प्लीज तुम मुझसे दूर ही रहो। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर जल्दी से फर्नेस को बाहर निकालकर वहाँ पे पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और इतनी तेजी के साथ तो आज तक बाइटियन ने किसी भी पिल को रिफाइन नहीं किया था। असल में बाइटियन जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता था, वरना ये बुढ़िया पक्का कोई न कोई नया बहाना बनाकर उसे रोक ही देती यहाँ पे। लेकिन वो पिल भी कोई ऐसी वैसी पिल नहीं थी, इसलिए बाइटियन जैसे जैसे उसे वहाँ पे रिफाइन कर रहा था वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से हेवनली ट्रबुलेशन समन होने लगती है। और ये वाली हेवनली ट्रबुलेशन बाकी वाली हेवनली ट्रबुलेशन से तो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो सीधा बाइटियन के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देती है। जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे अपनी आइस एंड फायर पावर को कंबाइन करके उस हेवनली ट्रबुलेशन थंडर पावर को वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगा था, ताकि पिल को रिफाइन करने में उसे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह वहाँ पे उस हेवनली ट्रबुलेशन का मुकाबला करने के बाद फाइनली बाइटियन वहाँ पे उस पिल को रिफाइन कर ही लेता है, जिसे बाइटियन सीधा वहाँ पे उसी ऑलरेडी मास्टर के हवाले करते हुए उससे वहाँ पे अलविदा लेता है। अब बाइटियन की ये बात सुनकर तो वो बुढ़िया वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो लगभग वहाँ पे रोते हुए बाइटियन से कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन बाइटियन तो वहाँ पे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए वो बुढ़िया वहाँ पे खुद को संभालते हुए उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मेरे साथ वादा करना होगा कि जब भी तुम हमारी सिटी में आओगे तुम्हें हमारी किन फैमिली में ही रुकना होगा। प्लीज आना जरूर, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करने वाली हूँ। और ये कहकर वो बुढ़िया इमोशनल होकर वहाँ पे बाइटियन को हक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मिस मिया वहाँ पे बीच में आते हुए उस बुढ़िया को ऐसा करने से रोक देती है। जो देखकर वो बुढ़िया वहाँ पे एक बार फिर से इमोशनल नाटक करते हुए किसी तरह से बाइटियन और मिस मिया दोनों को वहाँ पे एक रात रुकने के लिए मना लेती है। और उस बुढ़िया से जान छुड़ाने के लिए बाइटियन भी उसकी सफर को मान लेता है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट वहाँ पे रात का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमेशा की तरह बाइटियन अपने रूम के अंदर बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी अचानक ही बाइटियन अपनी कल्टीवेशन से उठकर वहाँ पे मिस मिया से सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम्हारा फ्यूचर का क्या इरादा है? तुम मार्शल किंग रियलम में तो ब्रेक थ्रू कर ही चुकी हो, पर क्या हमेशा के लिए यहीं पे अटकी रहना चाहती हो, या फिर मार्शल किंग रियलम से होते हुए एम्परर रियलम में भी ब्रेक थ्रू करना चाहती हो? जिसपे मिस मिया वहाँ पे बाइटियन को जवाब देते हुए कहती है कि भला कौन नहीं चाहता कि उसका भी ब्रेक थ्रू हो जाए, पर तुम तो जानते ही हो कि किंग मार्शल रियलम के बीच में और एम्परर मार्शल रियलम के बीच में कितना बड़ा गैप है। और अभी हाल ही में तो मैंने किंग मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू किया था, तो अभी मैं इतनी जल्दी
कोई एम्परर मार्शल में कैसे ब्रेक थ्रू कर सकती हो, जिसपे बाइटन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी प्योर यिन यांग एनर्जी को संभाल के रखना होगा। अब बाइटन के इशारा मिस मिया भी वहाँ पे साफ साफ समझ जाती है, इसलिए वो जल्दी से बाइटन को अलविदा कहते हुए बाइटन के रूम से बाहर निकल जाती है। खैर मिस मिया को वहाँ पे भगाने के बाद बाइटन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ बाइटन वहाँ पे उस जेड स्पिरिट फायर को भी रिफाइन करना शुरू कर देता है। जिसे रिफाइन करने के चक्कर में हम देखते हैं कि बाइटन की बॉडी में वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, पर बहुत ही जल्द बाइटन ने वहाँ पे उसकी पावर को संभालते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था। जिसे रिफाइन करने के साथ ही बाइटन को अपनी बॉडी बहुत ही हल्की हल्की महसूस हो रही थी। उसे वहाँ पे बिल्कुल वैसा ही एहसास हो रहा था जैसा ब्रेक थ्रू करने के बाद होता है, और ऊपर से उस जेड स्पिरिट फायर को रिफाइन करने के बाद उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर भी दोबारा से रिकवर हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच अचानक ही वहाँ पे बाइटन को एहसास होता है कि कोई उसके रूम के बाहर से ही उसके ऊपर नजर रखे हुए है। लेकिन जब बाइटन वहाँ पे बाहर झांक कर देखता है तो उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए जैसे ही बाइटन इस बात को इग्नोर करते हुए वापस पलट कर देखता है तो उसे वहाँ पे वही बुढ़िया दिखाई देती है, जो कि वहाँ पे एक बार फिर से बाइटन को परेशान करते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जो देखकर बाइटन जल्दी से अपने रूम से ही निकल कर भाग जाता है और अपने रूम से होता वो सीधा वहाँ पे मिस मिया के रूम में पहुंच चुका था और बाइटन वो रात वहीं पे ही गुजारने का डिसाइड करता है। पर उसी के साथ साथ अब बाइटन को वहाँ पे अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसका काफी ज्यादा टाइम जाया हो चुका था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कल सुबह ही एंशिएंट माउंटेन्स की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि अल्केमी कॉन्फ्रेंस भी तो अब धीरे धीरे करीब आ रही थी। इसलिए बाइटन जितना जल्दी हो सके इस सिटी से अपना काम निपटा कर यहाँ से निकलना चाहता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उस बुढ़िया को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बाइटन के इस तरह से जाने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अल्केमी सुप्रीम के एपिसोड 97 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उन्हें भी जरूर से देख लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन फैमिली की उस बुढ़िया ने बाइटन और मिस मिया दोनों को ही एक रात और अपनी किन फैमिली में गुजारने के लिए मना लिया था, जिसमें वो बुढ़िया बाइटन के क्लोज जाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, पर बाइटन ने उसे अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां बाइटन सुबह सुबह ही मिस मिया को लेते हुए उस बुढ़िया को अलविदा कहते हुए किन फैमिली से निकल के आता। जहां रास्ते में ही मिस मिया बाइटन के मजे लेते हुए कहती है, आखिर तुम्हें जाने की इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है? किन फैमिली में कितना ज्यादा मजा आ रहा था, मेरे ख्याल से तो हमें 1-2 और वीक और वहाँ पे रुकना चाहिए था। लेकिन मिस मिया की ये सारी बातें सुनकर बाइटन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर मिस मिया भी वहाँ पे अपनी बात को चेंज करते हुए बाइटन से पूछती है, तो तुम एंशिएंट स्नो माउंटेन्स में जाकर स्काई बर्निंग फायर को कैसे हासिल करने वाले हो? क्या उसके बारे में तुमने कुछ सोच रखा है? मिस मिया की ये बात सुनकर भी बाइटन वहाँ पे अपनी आंखें बंद ही रखता है, और वो इसी तरह से वहाँ पे मिस मिया को जवाब देते हुए बताता है कि मैं 3 स्पिरिचुअल फायर्स को हासिल कर चुका हूँ, जिसके चलते उस स्काई बर्निंग फायर को हासिल करने के चांसेस मेरे लिए अब 90% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बाइटन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस मिया को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और उसे वहाँ पे बाइटन के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी, जबकि बाइटन तो पलट कर उसे वहाँ पे देख भी नहीं रहा था, और इस बात से उसे वहाँ पे बाइटन के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी अचानक मिस मिया वहाँ पे एंशिएंट स्नो माउंटेन्स को याद करते हुए कहती है कि वो एंशिएंट स्नो माउंटेन्स स्टारफाइल एम्पायर में मौजूद है, और जहाँ तक मैंने सुन रखा है उसके मुताबिक पिछले न जाने कितने हजारों सालों से स्टारफाइल एम्पायर के अंदर अब तक कोई भी इंपोर्टेड ट्रायर अपीयर नहीं हुआ। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एंशिएंट माउंटेन्स में वो स्काई बर्निंग फायर हमारे हाथ में लग पाती है या नहीं। और इसी तरह से वो लोग अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए स्टारफाइल एम्पायर की स्नो सिटी में आ चुके थे, जहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, और वो लोग सीधे वहाँ पे एक होटल के बाहर आके रुकते हैं, जहाँ उस होटल के अंदर ज्यादातर तो लोकल लोग ही बैठे हुए थे। पर उसी के साथ साथ हम वहाँ पे एक ओल्ड मास्टर और एक लेडी कल्टीवेटर को भी देखते हैं, जो कि स्नो सिटी के तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी के साथ अचानक ही बाइटन भी वहाँ पे मिस मिया के साथ उस होटल का गेट खोलते हुए अंदर आ जाता है, जहाँ जैसे ही उस होटल का गेट ओपन होता है तो वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों की नजरें उसी तरफ चली जाती हैं, और वो सभी के सभी लोग वहाँ पे मिस मिया को ललचाई हुई नजरों से देखने लगे थे, और वो मिस मिया की खूबसूरती को देखकर वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इस ठंड में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर तो मजा ही आ गया। और इस बीच जैसे ही मिस मिया की नजर भी वहाँ पे उन लड़कों के ऊपर पड़ती है तो वो लड़के भी वहाँ पे स्माइल करते हुए मिस मिया की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो देखते ही मिस मिया को वहाँ पे एक आइडिया आता है, और वो जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से बाइटन के साथ चिपकते हुए उससे कहती है, बाइटन मुझे इन लोगों से बहुत ही ज्यादा डर महसूस हो रहा है, प्लीज इन लोगों से मुझे बचाओ, ये सभी कितनी गंदी नजरों से मुझे देख रहे हैं, तुम तो हमेशा सभी की मदद करते हो ना, तो प्लीज मेरी भी मदद करो। जबकि बाइटन तो वहाँ पे अच्छी तरह से जानता था कि मिस मिया बस वहाँ पे डरने का नाटक कर रही है, जबकि ये सब देखते हुए उन लोगों का हौसला वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाता
होता है और वो तीनों ही वहाँ पे मिस मिया को पकड़ने के लिए धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगे थे। जो देखते हुए मिस मिया ने तो वहाँ पे बाइटियन के पीछे छुपना शुरू कर दिया था। जो देखकर उनमें से एक लड़का जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मिस मिया को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ पे मिस मिया को छू भी पाता। उससे पहले अचानक ही वहाँ पे उस होटल के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और होटल के अंदर ही वहाँ पे किसी की धुलाई करने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। इसी बीच दो लड़के वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत में उड़ते हुए बाइटियन के पास से गुजरते हैं और उन लड़कों को वहाँ पे सबक सिखाने वाली कोई और नहीं बल्कि मिस मिया ही थी, जिसने वहाँ पे नाटक छोड़कर उन सभी की धुलाई करना शुरू कर दी थी। इसी बीच उनमें से एक लड़का वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर छुपते छुपाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मिस मिया ने तो उसे भी वहाँ पे देख लिया था। जो देखकर वो लड़का डर के मारे एक ही झटके में वहाँ पे रफू चक्कर हो जाता है। जो देखकर मिस मिया भी वहाँ पे अपने हाथों को साफ करते हुए कहती है फाइनली सारा कचरा साफ हो गया। पर इस सब में उस होटल की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसके चलते वहाँ पे मिस मिया को समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो लोग कहाँ जाकर बैठे। तभी उसी ओल्ड मास्टर के साथ वाली लड़की वहाँ पे मिस मिया को अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आप लोग यहाँ पे आकर हमारे साथ बैठ सकते हैं। मिस मिया भी वहाँ पे उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए बाइटियन को लेकर उन्हीं की टेबल पे चली जाती है। खैर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ खाना फिनिश करने के बाद बाइटियन वहाँ पे उस लड़की से सवाल करते हुए पूछता है ये स्नो सिटी में इतना ज्यादा रश क्यों है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। जिसपे वो लड़की भी इधर उधर देखकर बहुत ही धीमे लहजे में बोलते हुए वहाँ पे बाइटियन को बताती है कि मैंने सुना है कि एंशिएंट स्नो माउंटेन्स के अंदर कोई बहुत ही बड़ा और खास टायर अपीयर हुआ है और उसी टायर को पाने की लालच में ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब उस लड़के की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था। वो भी वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये टायर जो कोई भी है पर स्काई बर्निंग फायर तो नहीं हो सकती, तो फिर आखिर ये कौन सा टायर है, कहीं ये हेमली वाटर तो नहीं है। पर एंशिएंट टेरा के मुताबिक उस हेमली वाटर को ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए काफी सारे साल और लगने वाले थे। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पर अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये हो रही है कि जो कोई भी उस टायर की लालच में एंशिएंट स्नो माउंटेन्स के अंदर जा रहा है वो वहीं पे मारा जा रहा है, क्योंकि अब तक जो कोई भी उस टायर की तलाश में एंशिएंट स्नो माउंटेन्स में क्या है उनमें से अभी तक कोई भी जिंदा लौट कर वापस नहीं आ पाया। अब ये था बाइटियन और मिस मिया दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका। वहीं वो ओल्ड मास्टर भी उन दोनों को सुधार करते हुए कहता है अगर आप दोनों भी उस टायर की तलाश में यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस टायर को हासिल करने की ख्वाहिश को छोड़ दें, क्योंकि उस टायर को हासिल करने के चक्कर में आपकी जान भी जा सकती है। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनते हुए बाइटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, पर अचानक ही वो वहाँ पे स्माइल करते हुए उस ओल्ड मास्टर का शुक्रिया अदा करता है उसे वहाँ पे इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। खैर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना खाना पूरी तरह से फिनिश करने के बाद बाइटियन और मिस मिया दोनों ही वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर और उस लड़की से अलविदा लेते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जिन्हें जाते हुए देखकर वो लड़की वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर से कहती है इनको भी देखने से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग भी यहाँ पे उस टायर की तलाश में ही आए हैं। जिसपे वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है कि लग तो मुझे भी यही रहा है, पर यूं भी अब हम लोगों को भी और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से एंशिएंट स्नो माउंटेन्स की तरफ निकलना चाहिए। जिसपे यूवी भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है ओके मास्टर मैं रेडी हूँ। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे टेबल पे पैसे रखते हुए उस होटल से निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होते हमें एंशिएंट माउंटेन्स के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन भी मिस मिया के साथ पहुंच चुका था। जहाँ पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक खरगोश के साथ होती है, जो कि देखने से मिस मिया को बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा था। लेकिन बाइटियन को तो वहाँ पे उस खरगोश के रूप में रात का डिनर दिखाई दे रहा था, इसलिए बाइटियन रात को वहाँ पे उसी खरगोश को ही पकड़ते हुए रोस्ट कर देता है, जिससे मिस मिया तो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। पर जब बाइटियन उसे वहाँ पे वो खरगोश खाने के लिए ऑफर करता है तो उसकी खुशबू वहाँ पे इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही थी कि बेचारी मिस मिया वहाँ पे चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाती। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वो मास्टर भी यूवी के साथ पहुंच जाता है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे बाइटियन और मिस मिया से कहता है तो तुम दोनों ने मेरी एडवाइस नहीं मानी और इतना ज्यादा खतरा होने के बावजूद भी यहाँ तक चले आए। मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि खतरे के बगैर आगे भी तो नहीं बढ़ा जा सकता। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे खतरा तो होता ही है, और अगर ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है तो आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे खामोश हो गया था, क्योंकि बाइटियन के इस सवाल का जवाब तो वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर के पास भी नहीं था। वहीं उस ओल्ड मास्टर को खामोश होते हुए देखकर बाइटियन उन्हें भी वहाँ पे अपने साथ खाना खाने की ऑफर दे देता है, जैसे उन दोनों ने भी वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं खाना खाते हुए वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे बाइटियन से कहता है हमारी किस्मत हमें यहाँ पे बार बार मिलवा रही है। मेरे ख्याल से हमारी किस्मत भी यही चाहती है कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े, पर अभी भी मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि एंशिएंट स्नो माउंटेन्स में से हम में से कोई भी जिंदा वापस निकल पाएगा। यहाँ से जिंदा निकल पाना हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। जिसपे बाइटियन भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और उसी के साथ बाइटियन वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर का उनका साथ देने के लिए शुक्रिया अदा भी करता है। जिसके बाद वो लोग रात कहीं पे गुजारने का डिसाइड करते हैं, लेकिन अभी उन्हें वहाँ पे आराम करते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही बाइटियन को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ
बाइटियान को अपने पास बुला रही थी और देखते ही देखते वो आवाज वहाँ पे बाइटियान के साथ साथ बाकी सभी को भी सुनाई देना शुरू हो जाती है और यूवी तो वहाँ पे उस आवाज के इल्यूजन में फंसते हुए धीरे धीरे वहाँ पे उस आवाज की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है और यूवी के पीछे पीछे अब धीरे धीरे बाइटियान के ऊपर भी वहाँ पे उस आवाज के इल्यूजन का असर होने लगा था, जिसके चलते बाइटियान भी वहाँ पे यूवी की ही तरह उस आवाज के इल्यूजन में फंसते हुए उसकी तरफ जाने लगा था और बाइटियान के पीछे पीछे मिस मिया भी वहाँ पे उसी तरफ चलना शुरू हो जाती है। जबकि हम देखते हैं कि उस ओल्ड मास्टर के ऊपर उस आवाज का असर नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उस ओल्ड मास्टर को वहाँ पे अपने सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा था, इसलिए जल्दी से वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे उस आवाज के इल्यूजन से आजाद करवा देता है और उसके बाद वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए मिस मिया और यूवी के ऊपर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी वहाँ पे आजाद करवा देता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बाइटियान तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका था, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे पीछे से ही चिल्लाते हुए गुस्से से बाइटियान से कहता है, क्या तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है, जल्दी से वापस आओ यहाँ पे। लेकिन बाइटियान तो वहाँ पे उस आवाज के इल्यूजन में फंसते हुए लगातार वहाँ पे आगे बढ़े ही जा रहा था, जो देखते हुए यूवी वहाँ पे परेशान होकर अपने मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे लगता है बाइटियान पूरी तरह से उस आवाज के इल्यूजन में फंस चुका है, अब हम क्या करें। जिसपे वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए यूवी से कहता है कि तुम दोनों यहीं पे रुककर मेरा इंतजार करना और चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से कहीं भी मत जाना, मैं अभी उस लड़के बाइटियान को बचा कर आता हूँ। और ये कहते हुए वो मास्टर भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ बाइटियान के पीछे निकल जाता है, जो देखकर तो बेचारी यूवी को भी अब वहाँ पे अपने मास्टर की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बाइटियान को देखते हैं, जहाँ पे अभी तक भी वो आवाज लगातार बाइटियान को अपने पास बुला रही थी और बाइटियान भी वहाँ पे उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पे काफी दूर आ चुका था, जहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अचानक ही बाइटियान को वहाँ पे अपने सामने फ्यूजन दिखाई देती है, जो कि ना सिर्फ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी बल्कि वो बाइटियान को अपने पास भी आने के लिए कह रही थी। अब बाइटियान भी वहाँ पे जल्दी से उसके इल्यूजन में फंसते हुए भागकर फ्यूजन के पास चला जाता है और बहुत ही प्यार से उसे वहाँ पे निहारने लगा था। लेकिन जैसे ही बाइटियान वहाँ पे फ्यूजन को छूने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी अचानक से ही वहाँ पे डिसअपीयर हो जाती है, जो देखकर बाइटियान वहाँ पे परेशान होते हुए इधर उधर उसे वहाँ पे तलाश करने लगा था कि तभी अचानक ही वो वहाँ पे बाइटियान के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए पीछे से ही बाइटियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसे बाइटियान वहाँ पे पहले से ही सेंस कर लेता है। इसलिए बाइटियान वहाँ पे उसके अटैक को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे फ्यूजन को लगता है तो वो उड़ते हुए पीछे एक चट्टान के साथ जा टकराती है और इसी के साथ बाइटियान वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे फ्यूजन को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर फ्यूजन अचानक ही वहाँ पे मासूम सा फेस बनाते हुए बाइटियान से कहती है, बाइटियान मेरी आंखों में देखो, क्या तुम वाकई मुझे हर्ट करना चाहते हो। अब फ्यूजन की ये बात सुनकर बाइटियान वहाँ पे एक बार फिर से उसके इल्यूजन में फंसते हुए वहाँ पे रुक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर फ्यूजन वहाँ पे एक बार फिर से उदास होते हुए उसे अपने पास बुलाने लगी थी और साथ ही साथ वहाँ पे उसे कह रही थी, प्लीज बाइटियान मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब इन सारी आवाजों के चलते हम देखते हैं कि बाइटियान को वहाँ पे अपने सर में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, जिसका सीधा सीधा असर वहाँ पे बाइटियान के सोल सीरियलम के ऊपर भी हो रहा था। पर अचानक से ही हम देखते हैं कि बाइटियान के सोल सीरियलम के अंदर मौजूद उसकी एमिली स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे उस आवाज की इल्यूजन को सप्रेस करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके साथ ही अचानक ही हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बाइटियान की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है और इसी के साथ बाइटियान वहाँ पे पूरी तरह से उस इल्यूजन से आजाद हो चुका था। और जैसे ही अब बाइटियान वहाँ पे उस इल्यूजन से बाहर आता है तो बाइटियान को फ्यूजन वहाँ पे एक डिमोनिक लेडी की तरह दिखाई दे रही थी और इसी बीच वो ओल्ड मास्टर भी बाइटियान को बचाने के लिए वहाँ पे पहुंच चुका था और इस मौके का फायदा उठाकर वो डिमोनिक लेडी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ बाइटियान के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर बाइटियान के फेस के ऊपर भी डेविल स्माइल आ जाती है। और जैसे ही वो डिमोनिक लेडी वहाँ पे बाइटियान के पास पहुंचती है तो बाइटियान ने अचानक ही वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस डिमोनिक लेडी मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था और क्योंकि उस डिमोनिक लेडी के अंदर डिमोनिक पावर्स थी तो इसलिए वो बाइटियान की हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक ही झटके के साथ उसकी बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड होते हुए डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और ये सब देखकर तो सोल मास्टर की आंखें भी वहाँ पे खुली की खुली रह जाती हैं। वो बाइटियान से इंप्रेस होते हुए कहता है कि ये लड़का तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आखिर ये लड़का है कौन, कहीं इसे पहचानने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। जबकि बाइटियान भी वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद काफी ज्यादा उदास हो गया था। अब बाइटियान के उदास होने के पीछे क्या वजह है इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन मिस मिया के साथ एंशिएंट माउंटेन्स में आ चुका था और उनके पीछे पीछे यूवी और वो ओल्ड मास्टर भी पहुंच चुके थे, जिन्होंने बाइटियन को एंशिएंट माउंटेन्स में आने के लिए मना किया था, क्योंकि उनके मुताबिक एंशिएंट माउंटेन्स में बहुत ही ज्यादा खतरा था। लेकिन अब क्योंकि वो सभी लोग ही वहाँ पे आ चुके थे, तो इसलिए वो मिलकर ही वहाँ पे आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। पर अभी उन लोगों ने अपनी रात गुजारने के लिए एक अच्छी सी जगह को ढूंढा ही था कि वहाँ पे अचानक एक डिमोनिक लेडी उन सभी को अपने इल्यूजन के अंदर फंसा लेती है, जिससे उस ओल्ड मास्टर ने वहाँ पे मिस मिया और यूवी को तो बचा लिया था। लेकिन बाइटियन उस डिमोनिक लेडी की ट्रैप में फंसते हुए काफी दूर चला गया था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बाइटियन अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी के इल्यूजन से बाहर आ गया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस डिमोनिक लेडी को भी वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पे मिस मिया और मिस यूवी दोनों को ही वहाँ पे बाइटियन और उस ओल्ड मास्टर की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, और इसी के चलते वो वहाँ पे परेशानी में इधर उधर टहल रही थी कि तभी अचानक से ही बाइटियन भी वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर के साथ पहुंच जाता है, जहां उन दोनों को ही सही सलामत देखकर वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पे चैन की सांस लेती हैं। इवन मिस यूवी तो वहाँ पे आगे बढ़कर अपने मास्टर से सवाल करते हुए पूछती है, मास्टर आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? जिस पे वो ओल्ड मास्टर स्माइल के साथ वहाँ पे जवाब देते हुए मिस यूवी से कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे भी बाइटियन ने अकेले ही वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी को संभालते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर मिस यूवी की नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है, जो कि वापस वहाँ पे अपनी जगह के ऊपर बैठ चुका था। ये देखकर मिस यूवी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर गुस्से से बाइटियन से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरे मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए? जिस पे बाइटियन मिस यूवी को कोई भी जवाब दे पाता, उससे पहले वो ओल्ड मास्टर खुद ही उसे वहाँ पे बीच में टोकते हुए कहता है, नहीं नहीं मैंने तो बाइटियन की कोई भी मदद नहीं की, बल्कि उसने तो अकेले ही वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी को हरा दिया था। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर मिस यूवी को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहती है, क्या वाकई बाइटियन ने उस डिमोनिक लेडी को अकेले हरा दिया था? जिस पे उसके मास्टर भी स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिला देते हैं, जो देखकर तो अब मिस यूवी वहाँ पे बाइटियन से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे, और वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए बाइटियन को वहाँ पे अपनी स्टार लुओ एकेडमी को भी ज्वाइन करने की ऑफर दे देती है। अगर तुम हमारी स्टार लुओ एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तुम्हें ना सिर्फ वहाँ पे अलग अलग ट्रायल्स हासिल करने को मिलेंगे, बल्कि उसी के साथ साथ तुम वहाँ पे अपने टैलेंट को और भी ज्यादा निखार सकते हो। और तुम मेरे मास्टर की कमाल की पास को तो देख ही चुके होगे, इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी स्टार लुओ एकेडमी कितनी ज्यादा ताकतवर है, और वो तुम्हारे जैसे टैलेंटेड डिसेबल्स की बहुत ज्यादा कदर भी करती है। असल में हम लोग यहाँ पे उस स्काई बर्निंग फायर को हासिल करने के लिए आए हैं, जिसे अगर तुम हासिल करने में हमारी स्टार लुओ एकेडमी की मदद करते हो तो तुम्हें हमारी एकेडमी बहुत बड़ा रिवार्ड देगी। मिस यूवी की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, भले ही तुम्हारी ये ऑफर सुनने में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं किसी के लिए भी काम नहीं करता, मुझे अकेले ही काम करना पसंद है, और मेरे ख्याल से हम लोग अपना यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम जाया कर चुके हैं, तो अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहते हुए बाइटियन मिस मिया को लेकर वहाँ से निकल के आता, लेकिन क्योंकि मिस यूवी और उस ओल्ड मास्टर को भी वहाँ पे उन्हीं के पीछे जाना था, तो इसलिए मजबूरन वो लोग भी वहाँ पे बाइटियन के पीछे निकल जाते हैं। जहाँ अभी वो लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक से ही वहाँ पे एक बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पे बाइटियन को छोड़कर बाकी सभी लोगों को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर जल्दी से वहाँ पे अपने पास से कुछ फॉरबिडन फ्लैग्स को बाहर निकाल कर वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे फॉर्मेशन बनाने के करीब पहुँचता है तो उसके फॉरबिडन फ्लैग्स ही वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर तो उस ओल्ड मास्टर को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके फॉरबिडन फ्लैग्स तक यहाँ पे इस बर्फीले तूफान को नहीं झेल पा रहे। इसके बाद भी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपनी एक आखिरी कोशिश करते हुए दोबारा से एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो गया था, जो देखकर तो वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का अजीब सा तूफान है जिसके ऊपर मेरी पावर का भी कोई असर नहीं हो पा रहा। और अब अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर मिस यूवी को भी वहाँ पे काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने मास्टर से सवाल करते हुए ये भी पूछ रहे थे कि मास्टर आखिर अब हम क्या करें, जबकि हम देखते हैं कि बाइटियन भी वहाँ पे उस बर्फीले तूफान के सोर्स के बारे में पता लगाने के लिए अचानक से ही वहाँ पे अपने हेवनली स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज कर देता है, जो कि देखते ही देखते आसपास के एरिया में फैलते हुए वहाँ पे पूरे एरिया को स्कैन करने लगा था। और इसी बीच बाइटियन को वहाँ पे आगे बढ़ने का एक सेफ रास्ता भी दिखाई देता है, इसलिए बाइटियन वहाँ पे उसी तरफ मुड़ जाता है, जो देखकर मिस यूवी वहाँ पे अपने ओल्ड मास्टर से सवाल करते हुए पूछती है, मास्टर इस लड़की ने तो अचानक से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें भी इस लड़की के पीछे जाना चाहिए? कहीं ऐसा न हो ना कि इस लड़की के पीछे जाने के चक्कर में हम किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। आपने उस डिसेबल की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और जहाँ तक मैं इस लड़के बाइटियन को समझ पाया हूँ, ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और समझदार इंसान है, इसलिए ये कभी भी आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेगा। मुझे लगता है इसने जरूर से किसी सेफ रास्ते को ढूंढ लिया होगा, तो इसलिए हमें भी इसी के पीछे जाना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों भी वहाँ पे बाइटियन के ही पीछे जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन
लेकिन साथ ही साथ में यूवी वहाँ पे बाइटियान से सवाल करते हुए पूछती है, हे क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? लेकिन बाइटियान तो वहाँ पे उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने पूरे फोकस के साथ वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आगे बढ़ते हुए किसी चीज को तलाश करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वो तलाश वहाँ पे बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि अचानक से ही बाइटियान को वहाँ पे अपने सामने एक पोर्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर बाइटियान मिस मिया को लेता हुआ सीधा वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर ही चला गया था। जो देखकर तो ओल्ड मास्टर के साथ साथ मिस यूवी को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन वो ओल्ड मास्टर तो वहाँ पे हैरान होते हुए ये कह रहा था कि आखिर इतने ज्यादा खतरनाक बर्फीले तूफान के चलते बाइटियान ने इतनी दूर से इस पोर्टल को कैसे देख लिया था। हालांकि मैंने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे तक देखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे तो आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस लड़के बाइटियान में कोई तो खास बात है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे मिस यूवी को लेता हुआ बाइटियान और मिस मिया के पीछे उस पोर्टल के अंदर आ गया था। और उस पोर्टल से होते हुए वो सभी लोग एक बहुत ही पीसफुल जगह पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे आकर वो सभी भी चैन की सांस लेते हैं। पर अभी बेचारी मिस यूवी वहाँ पे खुश हो ही रही थी कि तभी कोई अचानक से ही वहाँ पे उसके सर के ऊपर पीछे से बर्फ का गोला मार देता है। जो देखकर तो मिस यूवी वहाँ पे भड़कते हुए कहती है, किस बदतमीज का काम है ये, अगर हिम्मत है तो सामने आकर ये हरकत करके देखा। मिस यूवी के ऐसा कहती वहाँ पे एक आइस ड्रॉप सामने आता है, जो कि लिविंग क्रीचर की तरह ही दिखाई दे रहा था और दूर से देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्नोबॉल उड़ रही हो। अब उस आइस ड्रॉप को देखकर मिस यूवी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये आइस ड्रॉप तो कितना ज्यादा क्यूट है। और ये कहकर मिस यूवी अचानक से ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस आइस ड्रॉप को लेने की कोशिश करने लगी थी। पर वो वहाँ पे उस आइस ड्रॉप को लेने की जितनी ज्यादा कोशिश कर रही थी, वो आइस ड्रॉप वहाँ पे उससे उतना ही ज्यादा दूर चला जाता जा रहा था। जो देखकर मिस मिया भी वहाँ पे बाइटियान से कहती है, बाइटियान तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी इस आइस ड्रॉप को हासिल करने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए? जिसपे बाइटियान वहाँ पे स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, इस आइस ड्रॉप को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और मेरे साथ शर्त लगा लो, मिस यूवी भी इस आइस ड्रॉप को पकड़ने में नाकाम ही होने वाली है। और बाइटियान का ये कहना बिल्कुल ठीक भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि मिस यूवी वहाँ पे उस आइस ड्रॉप को पकड़ने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ चुकी थी, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे उस आइस ड्रॉप को नहीं पकड़ पाती। इवन अब तो उस आइस ड्रॉप ने वहाँ पे मिस यूवी के ही मजे लेते हुए उसके ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। जो देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आइस ड्रॉप भी वहाँ पे उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब बार बार उस आइस ड्रॉप को पकड़ने में नाकाम होने की वजह से मिस यूवी को भी वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो चुका था। और अब तो वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ के रहूंगी। जो देखकर मिस मिया वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियान से कहती है, बाइटियान क्या वाकई इस आइस ड्रॉप को पकड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है? काश हम लोग इसे पकड़ पाते, ये कितना ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा है। अब मिस मिया की ये बात सुनकर बाइटियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये इतना ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा है तो मैं इसे अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। और ये कहकर बाइटियान वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिंगार से कहता है, लिंगार इस आइस ड्रॉप को पकड़ने में मेरी मदद करो। जिसपे लिंगार भी वहाँ पे खुश होते हुए बाइटियान से कहती है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं इस आइस ड्रॉप को पकड़ने में आपका पूरा साथ दूंगी। और उसके बाद बाइटियान वहाँ पे लिंगार की मदद से बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे उसी जगह पे टेलीपोर्ट हुए जा रहा था जहाँ पे वो आइस ड्रॉप उड़ते हुए जा रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी बाइटियान के लिए वहाँ पे उस आइस ड्रॉप को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था। हालांकि इस बीच वो आइस ड्रॉप भी बाइटियान के मजे लेते हुए मिस यूवी की तरह उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइटियान ने तो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपनी टेलीपोर्टेशन स्पीड को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ाते हुए आखिरकार उस आइस ड्रॉप को वहाँ पे पकड़ ही लिया था। लेकिन एक आइस ड्रॉप को पकड़ने के बाद बाइटियान को वहाँ पे पता चलता है कि इस जैसे और भी काफी सारे क्रिएचर्स वहाँ पे छुपे हुए हैं। और ये पता चलते ही बाइटियान ने वहाँ पे उन सभी को भी पकड़ना शुरू कर दिया था, जहाँ वो उन सभी लाइफ क्रिएचर्स को पकड़ते हुए उन्हें अपने स्टोरी बैग के अंदर रखता जा रहा था। जो देखकर तो बेचारी मिस यूवी का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। कहाँ बेचारी उससे एक आइस ड्रॉप को नहीं पकड़ा जा रहा था, जबकि बाइटियान ने यहाँ पे एक ही झटके में काफी सारे आइस ड्रॉप को पकड़ लिया था। इसलिए वो इसका सीक्रेट जानने के लिए बाइटियान के पास जाते हुए वहाँ पे उसे पूछती है, बाइटियान आखिर तुमने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ इतने सारे क्रिएचर्स को कैसे पकड़ लिया, जबकि मुझसे तो यहाँ पे एक भी क्रिएचर को नहीं पकड़ा जा रहा था। मिस यूवी की ये बात सुनकर बाइटियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम मेरा सीक्रेट जानना चाहती हो? जिसमें मिस यूवी जल्दी से वहाँ पे खुश होते हुए हाँ हमें अपना सर हिलाना शुरू कर देती है। जो देखकर बाइटियान उससे कहता है, ओके अगर ऐसी बात है तो अपना कान आगे ला, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट तुम्हारे कान में बताऊंगा। अब बाइटियान की ये बात सुनकर मिस यूवी भी जल्दी से वहाँ पे अपना कान आगे कर देती है। जो देखकर बाइटियान वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है कि मैं नहीं बताने वाला। जो सुनकर तो बेचारी मिस यूवी का वहाँ पे पोपट ही हो गया था। लेकिन जैसे ही मिस यूवी गुस्से से वहाँ पे बाइटियान को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है तो अचानक से ही बाइटियान को वहाँ पे किसी खतरे का एहसास होता है। इसलिए वो जल्दी से मिस यूवी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ पे एक तरफ जंप कर गया था, जहाँ उनके जंप करते ही अचानक से ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। और जैसे ही बाइटियान इसके बारे में पता लगाने के लिए पलट कर उस तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पाम टेक्निक उन्हीं की तरफ ही आगे बढ़ रही थी, जिसे बाइटियान भी जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगा था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ बाइटियान ने उस पाम हैंड को भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके साथ ही वहाँ पे दो मार्शल किंग रियलम के मास्टर्स की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे बहुत ही
एटीट्यूड के साथ बाइटियान से कहते हैं, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमारे एरिया में आकर हमारे ही लिविंग क्रीचर्स को चुराने की। अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो उन सभी आइसोटोप्स को हमारे हवाले कर दो जिन्हें तुम लोगों ने यहाँ से लिया है। अब उन दोनों मास्टर्स की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे उन दोनों को पहचानने की कोशिश करते हुए कहता है, ओ तो तुम्हारे घटिया क्लैन के लोग यहाँ तक भी पहुँच गए। तुम लोगों ने आखिर समझ क्या रखा है? क्या ये पूरा इलाका तुम्हारी ही टेरिटरी में आता है? तुम जहाँ कहीं भी मुंह उठाकर जाते हो उसे अपना ही इलाका समझने लग जाते हो। इन आइसोटोप्स के ऊपर किसी का भी कोई हक नहीं है, इसलिए इन्हें यहाँ पे जो चाहे मर्जी हासिल कर सकता है। अब उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर वो दोनों ही कल्टीवेटर्स वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ओ तो अब तुम्हारे जैसे एक बुढ़ा हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश करेगा कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बुढ़े अगर बुढ़ापे में अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहते तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। जिसपे वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि हड्डियां किसकी टूटती हैं ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और ये कहकर उस ओल्ड मास्टर ने वहाँ पे मिस मिया और मिस यूवी दोनों को ही पीछे जाने के लिए बोल दिया था। अब उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर मिस मिया वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहती है, ओल्ड मास्टर आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन जैसे लुटेरों से निपटने के लिए बाइटियान है ना। और मिस मिया की ऐसा कहती है हम देखते हैं कि बाइटियान भी वहाँ पे उनसे निपटने के लिए आगे आ गया था। जहाँ आगे बढ़ते हुए बाइटियान ने भी वहाँ पे अपने आइस एंड फायर वाले विंग्स को बाहर निकाल लिया था। और बाइटियान को अचानक से ही वहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर वो दोनों ही कल्टीवेटर्स एक बार फिर से अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बाइटियान को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइटियान ने तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही शॉर्ट स्लैश के साथ उनकी पाम टेक्निक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए उल्टा वहाँ पे उन्हीं के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे मारना शुरू कर दिया था। और अपने सिर्फ एक ही शॉर्ट स्लैश के साथ बाइटियान ने वहाँ पे उनमें से एक कल्टीवेटर को तो नॉकआउट कर दिया था। और अब बचा था वो दूसरा कल्टीवेटर जो कि बाइटियान के ऐसी कमाल के पास को देखकर वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था। और देखते ही देखते उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे एक जेंट स्पीयर को समन करते हुए उसकी मदद से बाइटियान के ऊपर हमला कर दिया था। जिसे रोकने के लिए बाइटियान भी वहाँ पे अपनी किलिंग सोर्ड को समन करते हुए उसे वहाँ पे आगे कर देता है। लेकिन बाइटियान की किलिंग सोर्ड ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके स्पीयर को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर वो कल्टीवेटर जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लेता है। लेकिन बाइटियान की किलिंग सोर्ड वहाँ पे उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड को भी डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा जाकर उसे वहाँ पे हिट कर जाती है। जिसके चलते बेचारा वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। और ये देखकर तो अब बेचारा वो कल्टीवेटर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन बाइटियान भला अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से कहाँ भागने देने वाला था, इसलिए वो पीछे से ही वहाँ पे उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे उसके साथी की तरह नॉकआउट कर देता है। अब वहाँ पे बाइटियान को एक साथ दो मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स को हराते हुए देखा तो बेचारे उस ओल्ड मास्टर को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। इवन अब वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे इमेजिन करने लगा था कि आखिर ये लड़का बाइटियान कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली 2 हफ्तों के इंतजार के बाद अल्केमी सुप्रीम सीरीज वापस आ चुकी है, जिसके अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर उन्हें भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियान मिस मिया, यूवी और सोल्ड मास्टर के साथ आइस डॉग वाले एरिया में आ गया था, जहाँ वो सभी लोग एक सिंगल आइस डॉग को भी पकड़ नहीं पा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि बाइटियान ने एक ही झटके के साथ काफी सारे आइसोटोप्स को पकड़ लिया था, जिन्हें बाइटियान से छीनने के लिए वहाँ पे 2 मार्शल किंग रियलम के मास्टर्स भी पहुंच जाते हैं, जो कि वहाँ पे उस जगह को अपना एरिया बताते हुए बाइटियान से उन आइसोटोप्स को छीनना चाहते थे। लेकिन बाइटियान ने वहाँ पे लिंगार के साथ अपने पास को मर्ज करते हुए उन दोनों ही मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ बाइटियान ने उन दोनों ही कल्टीवेटर्स को मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया था। लेकिन उन दोनों कल्टीवेटर्स ने अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी, इसलिए वो दोनों ही जल्दी से वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करने लगे थे। और जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन कर रहे थे, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे घबराते हुए बाइटियान से कहता है, जितना जल्दी हो सके इन्हें रोक दो। अगर एक बार इन दोनों ने पूरी तरह से अपने स्पिरिट बीस्ट को समन कर लिया तो इन्हें रोक पाना यहाँ पे तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे बाइटियान को उन फॉरबिडन फ्लैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पे इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हो तो इनके स्पिरिट बीस्ट बनने से पहले ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन बाइटियान के दिमाग में तो वहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। असल में वो तो वहाँ पे मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स की ट्रू पावर को देखना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे स्माइल करते हुए उस ओल्ड मास्टर से कहता है, आप घबराइए मत, इन लोगों को मैं देख लूंगा। वैसे भी एक बार तो मैं इन्हें हरा ही चुका हूँ, तो यहाँ पे एक बार और सही। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर को तो बाइटियान की ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो चाहता था कि बाइटियान जल्द से जल्द उन्हें वहाँ पे खत्म कर दे, पर इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं
कि उन दोनों मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे अपने अपने स्पिरिट बीस्ट को पूरी तरह से समन कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ने वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। और बाइटियन भी वहाँ पे उनके हमलों को डॉज करते हुए वहाँ पे उनके साथ खेलने लगा था, जो कि बेचारे उन दोनों ही मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। और जब बाइटियन वहाँ पे उन दोनों की पास को अच्छी तरह से चेक कर लेता है तो उसे वो दोनों बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगते, इसलिए बाइटियन ने वहाँ पे अपनी किलिंग शॉट की सिर्फ एक ही अटैक के साथ उन दोनों ही बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। हालांकि यहाँ पे देखने से तो यही लग रहा था कि वो दोनों ही स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे मारे जा चुके हैं, लेकिन वो दोनों मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स एक बार फिर से वहाँ पे अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉरबिडन फ्लैग की पावर को बढ़ा देते हैं, जिसके चलते वो दोनों स्पिरिट बीस्ट भी दोबारा वहाँ पे जिंदा हो जाते हैं। जो देखकर बाइटियन को भी वहाँ पे समझ आ गया था कि वो ओल्ड मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर उसे यहाँ पे पूरी तरह से इन स्पिरिट बीस्ट को खत्म करना है तो उससे पहले बाइटियन को यहाँ पे इन फॉरबिडन फ्लैग्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, और ऊपर से दोबारा जिंदा होने के बाद वो दोनों स्पिरिट बीस्ट भी पहले से ज्यादा ताकतवर और गुस्से में दिखाई दे रहे थे, जिनका मुकाबला करने के लिए बाइटियन ने भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपनी तीनों स्पिरिचुअल फ्लेम्स को भी वहाँ पे समन कर लिया था, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ बाइटियन के चारों तरफ घूमने लगी थी। जो देखकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर इस लड़के ने और कितने सारे सीक्रेट्स को छुपा रखा है, ये तो हर मोड़ पे मुझे हैरान किए जा रहा है। मुझे लगा था अब ये स्पिरिट बीस्ट इसके ऊपर थोड़े भारी पड़ेंगे, लेकिन इसने तो यहाँ पे एक बार फिर से उल्टा मुझे ही हैरान कर दिया। और बाइटियन के पास तीन स्पिरिचुअल फ्लेम्स को देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे ये भी समझ चुका था कि बाइटियन एक सोल फाइटिंग मास्टर होने के साथ साथ अल्केमी मास्टर भी है, क्योंकि स्पिरिचुअल फ्लेम सिर्फ अल्केमी मास्टर के पास ही होती हैं। और ये एहसास होते बेचारे सोल मास्टर की आंखें वहाँ पे खुली की खुली रह जाती हैं। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ ये लड़का इतनी यंग एज में ही फाइटिंग मास्टर होने के साथ साथ अल्केमी मास्टर भी बन चुका है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि उन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन बाइटियन वहाँ पे अपनी तीनों स्पिरिचुअल फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उनके हमलों को डॉज किया जा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने वहाँ पे उस फॉरबिडन फॉर्मेशन के ऊपर भी हमला कर दिया था। जैसे अगर बाइटियन वहाँ पे चाहता तो तोड़ भी सकता था, लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी पावर को डालते हुए उसे वहाँ पे अपने कंट्रोल में ले लिया था। और क्योंकि वो दोनों मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर रहे थे, तो इसलिए जैसे ही वो फॉर्मेशन वहाँ पे बाइटियन के कंट्रोल में आती है तो वो दोनों स्पिरिट बीस्ट भी वहाँ पे बाइटियन के हो चुके थे। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए बहुत ही प्यार के साथ उससे खेलने लगे थे। जो देखकर तो बेचारा वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से हैरान होते हुए कहता है, क्या ये फॉर्मेशन मास्टर भी है? क्या कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में ये लड़का ना जानता हो? जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन भी वहाँ पे उन दोनों स्पिरिट बीस्ट के सर को सहलाने लगा था। और उसी के साथ साथ बाइटियन ने अचानक से ही वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उन दोनों स्पिरिट बीस्ट की मदद से वहाँ पे उल्टा उनके मास्टर्स के ऊपर ही हमला करवा दिया था। अब बाइटियन का ये आदेश सुनकर वो दोनों स्पिरिट बीस्ट भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपने ही मास्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे उन दोनों मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। और उन दोनों ही स्पिरिट बीस्ट ने वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और उन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद वो स्पिरिट बीस्ट भी वहाँ पे बाइटियन के पास वापस आ जाते हैं, जिसके बाद बाइटियन वहाँ पे उन दोनों ही फॉरबिडन फ्लैग्स को अपने पास रख लेता है, क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में भी उसके काफी ज्यादा काम आने वाले थे। खैर वहाँ पे उन दोनों मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स को ठिकाने लगाने के बाद बाइटियन अपने लोगों के साथ वहाँ पे आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। जहाँ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए उन लोगों को वहाँ पे शाम हो चुकी थी। और रास्ते में मिजू भी वहाँ पे बाइटियन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, बाइटियन मैं वहाँ पे एक सिंगल आइस ड्रॉप को भी नहीं पकड़ पाई, जिसे पकड़ना मेरे बचपन का सपना था, तो क्या तुम अपने आइस ड्रॉप्स में से एक आइस ड्रॉप मुझे सेल कर सकते हो? हम मिस यूवी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन अपने पास से एक आइस ड्रॉप को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे देते हुए कहता है कि इसे मुझे बेचने की क्या जरूरत है, तुम अगर मुझे पहले बता देती तो मैं पहले ही तुम्हें ये दे देता। और ये कहकर बाइटियन ने एक आइस ड्रॉप सीधा वहाँ पे मिस यूवी की तरफ ही बढ़ा दिया था, जो कि खुद मिस यूवी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि बाइटियन वहाँ पे उस आइस ड्रॉप को बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में उसे बेचेगा। पर बाइटियन ने तो वो आइस ड्रॉप उसे वहाँ पे ऐसे ही दे दिया था, जो देखकर तो मिस यूवी भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन मिस यूवी भी वहाँ पे उस आइस ड्रॉप को फ्री में नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपने पास से 2 जेड क्रिस्टल्स को बाहर निकाल कर उन्हें वहाँ पे बाइटियन को देते हुए कहती है कि इन दोनों जेड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी से बड़ी चोट को भी हील कर सकते हैं। और हाँ, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे वो आइस ड्रॉप देने के लिए, क्योंकि वाकई मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए आपके इस एहसान का बदला मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अगर फ्यूचर में भी कभी आपको मेरी मदद की जरूरत हुई तो आप बिला झिझक मुझे उसके बारे में बता देना। लेकिन मिस यूवी को वहाँ पे बाइटियन की इतनी ज्यादा क्लोज देखकर तो मिस मिया को वहाँ पे उससे जलन होने लगी थी, इसलिए उसने वहाँ पे बाइटियन से रूठते हुए अपना मुंह फुला लिया था, जो देखकर बाइटियन उसे मनाने के लिए उसे भी वहाँ पे एक आइस ड्रॉप दे देता है, जो देखकर तो मिस मिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और ऊपर से मिस मिया ने वहाँ पे मिस यूवी को जलाने के लिए बाइटियन को शुक्रिया के तौर पर उसके गाल पे किस कर देती है। और किस करने के बाद वो खुद ही वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। लेकिन मिस यूवी को तो वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि
क्योंकि वो वहाँ पे बाइटियन को उस नजर से देख ही नहीं रही थी। जबकि इस इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि खुद बाइटियन भी काफी ज्यादा शर्मा गया था। उसके बाद वो लोग अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढकर वहीं पे रात गुजारने का डिसाइड करते हैं, जहाँ रात को सोने की बजाय हमेशा की तरह बाइटियन ने अपने सोल सीरियलम के अंदर आते हुए अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया था और लगातार वहाँ पे एक जेट स्पैन का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पे बढ़ाया जा रहा था। और इसी तरह वहाँ पे पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी हद तक अपनी पावर्स को रिकवर कर चुका था, जहाँ सुबह होते ही वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, चलो कम से कम मेरी पावर इतनी ज्यादा तो बढ़ चुकी है कि अब मैं किसी भी थर्ड लेवल के मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर का मुकाबला आसानी के साथ कर सकता हूँ। और ये कहकर जब बाइटियन वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे बाइटियन की तरह अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के दौरान तो मिस मिया की स्पिरिट भी बाहर आ चुकी थी, जिसे देखकर बाइटियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, इसका मतलब है कि ये अपने ब्रेक थ्रू के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुकी है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेती है तो इस जर्नी में ये कम से कम खुद अपनी रक्षा तो कर ही पाएगी। और मिस यूवी भी कम नहीं थी, वो भी वहाँ पे उस आइस ड्रॉप की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें देखते ही देखते वो वहाँ पे कामयाब भी हो जाती है। और अपने इस ब्रेक थ्रू के साथ ही वो मार्शल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। जिसके बाद वो सीधा भागकर वहाँ पे बाइटियन के पास आकर एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मैंने जाने पिछले कितने समय से ही ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसमें नाकाम हो जाया करती थी, पर तुम्हारे दिए हुए उस आइस स्टोव की मदद से फाइनली मैं अपना ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो ही गई। मिस यूवी की यह बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे बीच में आते हुए उससे कहता है, मिस आप बिल्कुल ठीक कह रही है, वो आइस स्टोव कोई ऐसा वैसा आइस स्टोव नहीं था, बल्कि एक हेवनली पिल के बराबर की ताकत रखता था। इसलिए मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस पे बाइटियन मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आप लोगों को यहाँ पे बार बार मेरे शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब हमारे पास समय बहुत ही ज्यादा कम बचा है, इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करना चाहिए। और ये कहकर बाइटियन उन सभी को लेकर अपने आगे की मंजिल की तरफ रवाना हो गया था, जहाँ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो उन एंशिएंट माउंटेन्स के काफी ज्यादा डीप में आ चुके थे। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से ही बाइटियन को वहाँ पे किसी खतरे का एहसास होता है। इसलिए बाइटियन जल्दी से अपने साथियों को वहीं पे रुकने के लिए कहता है और खुद वो अकेले ही आगे जाकर उस खतरे को देखने का डिसाइड करता है, क्योंकि बाइटियन के मुताबिक वहाँ पे कुछ लोगों के दरमियान फाइट चल रही थी। इसलिए बाइटियन अकेले ही वहाँ पे आगे जाकर देखना चाहता था, लेकिन वो सभी लोग तो वहाँ पे बाइटियन को अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए जैसे ही बाइटियन वहाँ से आगे बढ़ता है तो वो तीनों भी वहाँ पे एक एक करके बाइटियन के पीछे निकल जाते हैं। और ये कहकर जब वो लोग वहाँ पे आगे जाकर चेक करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स जो कि बिल्कुल उसी क्लैन से बिलोंग करते थे, जिनके साथ कल ही उन आइसटॉप्स को लेकर बाइटियन का मुकाबला हुआ था, जिनके क्लैन को फायर स्पिरिट हॉल के नाम से भी जाना जाता था। वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे आइस मोस्टर का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि फायर स्पिरिट हॉल के लोगों को देखकर बाइटियन वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह का घटिया क्लैन है जो कि बार बार हमारे रास्ते में आ रहा है। बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर बाइटियन को वहाँ पे उनके बारे में बताते हुए कहता है कि असल में ये सभी लोग फायर स्पिरिट हॉल से बिलोंग करते हैं, जिनकी अगर एक बार किसी चीज के ऊपर नजर पड़ जाए तो ये लोग वहीं पे अपना डेरा जमा लेते हैं। और जहाँ तक अब मेरा अंदाजा है, इन लोगों को भी कहीं से स्काई फायर के बारे में पता चल चुका होगा, इसलिए उस स्काई फायर का पीछा करते हुए ये लोग यहाँ तक आ पहुंचे हैं। और जिस तरीके से फायर स्पिरिट हॉल काम करता है उसके मुताबिक अब तक फायर स्पिरिट हॉल के लोगों ने इस सिटी के अंदर अपने कदम भी जमाना शुरू कर दिए होंगे। और इस सब की शुरुआत वो बाकी सभी क्लैंस को अंदर से खोखला बनाकर करते हैं। और ऊपर से फायर स्पिरिट हॉल के लोग बहुत ही ज्यादा घटिया और नीच किस्म के इंसान है। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे उनसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर इस सिटी की रॉयल फैमिली ने इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जिस पे वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि असल में फायर स्पिरिट हॉल अब इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि रॉयल फैमिली तो क्या, अब कोई भी सीधा सीधा इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। और ऊपर से ये डुअल पाथ वाली कल्टीवेशन करते हैं, यानी इनके फायर स्पिरिट हॉल में कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर्स भी मौजूद है, जिसके चलते रॉयल फैमिली ने इन्हें तबाह करने की कोशिश तो बहुत बार की है, लेकिन हर बार उन्हें अपनी मुंह की ही खानी पड़ी। इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को जितना ज्यादा हो सके फायर स्पिरिट हॉल के लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ये फायर स्पिरिट हॉल के लोग तो मुझे बीटीटीएच वाले सोल हॉल पैलेस के लोगों की तरह दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर से ये सीरीज भी अब धीरे धीरे बीटीटीएच की तरह ही होती जा रही है। जबकि बाइटियन की नजर तो अब वहाँ पे उस आइस मोस्टर के ऊपर पड़ चुकी थी, जिसे वो किसी भी हालत में खत्म करते हुए उसकी स्पिरिट को हासिल करना चाहता था। पर इसके लिए उसे वहाँ पे फायर स्पिरिट हॉल के लोगों का भी मुकाबला करना होगा, जिसके लिए वो ओल्ड मास्टर बाइटियन को वहाँ पे मना कर रहा था, क्योंकि बाइटियन को यहाँ पे न सिर्फ फायर स्पिरिट हॉल के 3 मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स को हराना था, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइस मोस्टर का भी मुकाबला करना था, जिसके चलते वहाँ पे मिस मिया के साथ साथ बाकी दोनों भी बाइटियन को मना करने लगे थे। पर बाइटियन वहाँ पे उनकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा वहाँ पे जंप करके उन मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स के बीचों बीच आ गया था, जिन सभी का ध्यान अभी तक भी वहाँ पे उस आइस मोस्टर के ऊपर ही था। और देखते ही देखते उन तीनों ने वहाँ पे तीनों तरफ से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उस आइस मोस्टर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। जहाँ वो लोग उस आइस मोस्टर के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे स्काई फायर के बारे में भी बात कर रहे थे। असल में स्काई फायर को लेने के लिए फायर स्पिरिट हॉल के लीडर
लीडर ने उन लोगों को यहाँ पे भेजा था, जिसे अगर वो लोग सक्सेसफुली हासिल करते हुए अपने लीडर के पास ले जाते तो उनका लीडर उन्हें अपने वाइस स्पिरिट हॉल के अंदर एक बहुत ही बड़ी पोजीशन देने वाला था, जिसके चलते वो इतना बड़ा रिस्क भी उठाने को तैयार हो चुके थे। और जब बाइटैन वहाँ पे ये सुनता है कि उन लोगों की नजर वहाँ पे बाइटैन के स्काई फायर के ऊपर है, तो बाइटैन को अचानक से वहाँ पे उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उन तीनों मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स को खत्म करने के लिए बाइटैन ने वहाँ पे लिंगर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उल्टा वहाँ पे उस आइस मोस्टर की पावर को ही बढ़ा दिया था, ताकि वो आइस मोस्टर वहाँ पे उन तीनों कल्टीवेटर्स का खेल खत्म कर दे। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। लिंगर की पास को हासिल करने के बाद वो आइस मोस्टर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसके चलते तो उस आइस मोस्टर ने वहाँ पे उन तीनों मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे उन मार्शल किंग रियलम के कल्टीवेटर्स को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से इस आइस मोस्टर को हो क्या क्या। और यही सब सोचते हुए उन लोगों की नजर वहाँ पे बाइटैन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए उन लोगों को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि इस आइस मोस्टर की पावर को बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही है। और ये पता चलते ही उनमें से एक मार्शल किंग रियलम का कल्टीवेटर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे बाइटैन के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे बाइटैन ने गले से पकड़ते हुए वहाँ पे एक ही झटके के साथ अपनी स्पिरिचुअल फायर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे जला के राख कर दिया था। और अपने साथी की ऐसी भयानक मौत देखकर तो उसके बाकी के दोनों साथी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।